मेरे पास मरीज़ आके बोलता है सर मुझे सर्वाइकल हो गया। मैं उसको बोलता हूँ भाई सर्वाइकल तो तेरे पास भी है, मेरे पास भी है, क्योंकि हमारी स्पाइन में ऊपर से लेकर नीचे तक जॉइंट्स हैं। सीधा जाओ, डिस्क निकालो, केज डालो या जो भी स्पेसर होता है वो डालो एंड दी सर्जरी इज़ फिनिश्ड। ओनली वे टू अवॉइड अ कॉम्प्लिकेशन और अवॉइड अ बैड रिजल्ट इज़ नॉट टू ऑपरेट। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं गीतांजलि और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में, जहां आज हम हमारी स्पाइन की हेल्थ के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अब ये इशू जो है वो एज रिलेटेड नहीं रहा है। अब सारे यंग प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपने बैक पेन से या तो जूझ रहे हैं या बैक से जुड़ी किसी ना किसी प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। अब इसे हमारी जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उन पर ब्लेम कीजिए या कुछ भी कहिए, हमारा लॉन्ग आवर्स तक बैठे रहना, स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया है, तो इन सब का जो असर है अब युवाओं पर भी देखने को मिल रहा है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और उसके लिए हमारे साथ है डॉक्टर आशीष तोमर, हु इज द डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद, और उन्हें इस फील्ड में 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर तोमर का। डॉक्टर तोमर, अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम, नमस्कार। तो सबसे पहले तो बात करते हैं आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में। 15 साल से ज़्यादा का आपको एक्सपीरियंस है, तो पहले तो बताइए शुरुआत किस तरह से हुई। और मेडिकल तो ऑलरेडी बहुत ही टफ फील्ड है और उसमें भी आपने स्पेशलिटी जो है, स्पेशलाइजेशन आपका स्पाइन में है, तो ऐसा कैसे? अगर हम शुरुआत की बात करें तो आई वॉज़ रियली इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी, ह्यूमन साइंस कैसे, ह्यूमन सेल्स कैसे बिहेव करते हैं, ये सब पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। एंड उससे लगा कि डॉक्टरी एक प्रोफेशन है जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। सो उसके लिए स्पेशलाइजेशन आ गई हैं। सो जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरी, आर्थ्रोस्कोपी, हैंड सर्जरी। सो मेरे को स्पाइन बहुत इंट्रीगिंग लगता था बिकॉज यू हैव टू बी, मतलब आपको सब कुछ सही करना है। आपको शायद स्पाइन सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं देती। अगर कुछ वहाँ गलत हुआ तो स्पाइन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बेसिकली परमानेंट स्ट्रक्चर है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम होने से चांसेस ऑफ हैविंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर द पेशेंट आर वेरी हाई। तो इसकी वजह से इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट रियली इंट्रीग्ड मी। मुझे लगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें आगे और पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। एंड ऑब्वियसली स्पाइन के फिर मैंने रिज़ल्ट्स देखे। स्पाइन के रिज़ल्ट्स अमेजिंग है। सोसाइटी में मिथ है कि जो स्पाइन सर्जरी होती है वो नहीं करानी चाहिए। स्पेशली बहुत सारे पेशेंट डरते हैं कि अगर स्पाइन सर्जरी हो गई तो हम शायद बिस्तर से नहीं उठेंगे, हम शायद दोबारा वैसी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। बट वॉट आई सॉ ड्यूरिंग माई करियर एंड नाउ दैट आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर द पास्ट 15 ईयर्स दैट वी वर डिस्कसिंग, स्पाइन सर्जरी में लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स हैं। मेरा रोज़ का काम है मैम, बिस्तर पे मरीज़ लेटा हुआ आता है, वो अगले दिन चलता है, ऑपरेशन कराता है और अगले दिन चल के घर जाता है। सो इट इज़ लाइक मैजिकल एंड वी एक्सपीरियंस इट डेली। तो ये मतलब कह सकते हैं हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड वाला आपका ये स्पेशलाइजेशन है। डेफिनेटली मैम। लेकिन हाई रिवॉर्ड तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे भी केसेस हुए होंगे जो सक्सेसफुल नहीं रहे होंगे। कभी उनसे आप डिसहार्टेंड फील हुए? डिड यू एवर फील लाइक गिविंग अप? सो इन एनी सर्जरी whatever you do, less than 1% problems can come. एंड स्पाइन में जैसे हम जो पेशेंट को समझाते हैं, जो आप कह रहे हैं प्रॉब्लम होने का, सो देयर आर 2 थिंग्स इसके अंदर मैं डिवाइड करूँगा। स्पाइन में एक इशू है कि जो एक मिथ भी है सोसाइटी में, स्पाइन सर्जरी के लोग जनरली जो पेशेंट्स देखते हैं जो बिस्तर पे पड़े हैं या बेड रिडन हैं, वो पेशेंट्स हैं जिनको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होने के बाद उनकी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई, जो परमानेंट इंजरी थी, जो डिवास्टेटिंग थी और वो कट गई नस। तो हम पेशेंट को बताते हैं कि आपकी जो सर्जरी हो रही है वो इसलिए हो रही है कि ताकि आप करवट ले सकें, बैठ सकें, आपको बेड सोर ना हो और आप आगे की ज़िंदगी अच्छे से जी सकें। नसों की रिकवरी हमारे हाथ में नहीं होती, हम स्पाइन को स्टेबलाइज करते हैं। नस की रिकवरी ऑटोमेटिक प्रोसेस है। सो आई टेल माई पेशेंट्स दैट 5% ऑफ सच पेशेंट्स विच विल मिराकुलसली गेट बेटर, but that ratio is just 5% in that scenario. Apart from that, spine surgery is very safe. स्पाइन सर्जरी से कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये रोज़ का काम है। हमारे जैसे लोगों का रोज़ का पेशा है। जैसे आप दाल रोटी खाते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, वैसे हम ये काम करते हैं। कोई नस दबी है, सिवियर नर्व कंप्रेशन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर वेरी मैनेजेबल।
और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ना के बराबर होता है। जैसा आपने पूछा क्या मेरे साथ हुआ है, तो मेरे साथ हुए हैं चैलेंजेस, कॉम्प्लिकेशंस आर पार्ट ऑफ लाइफ। इट इज़ अ फेमस सेइंग इन आवर्स दिस थिंग कि टू द ओनली वे टू अवॉइड अ कॉम्प्लिकेशन और अवॉइड अ बैड रिजल्ट इज़ नॉट टू ऑपरेट, दैट इज़ द ओनली वे। तो प्रॉब्लम्स डू हैपन, बट वो बहुत कम लोगों में होती है, रेयरली होती है। इसलिए इट इज़ अ वेरी वेरी हार्टनिंग थिंग। जब आप रोज़ मरीज़ों को चलाते हो, रोज़ मरीज़ खुश होते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, दैट रियली हेल्प्स। और वही मोटिवेशन रहता है, वही आपको इट गिव्स यू दैट किक कि यार इसको ठीक किया, इसको ठीक किया, इतने लोगों को ठीक किया। एंड डिजीज़ के हिसाब से है। और एक और चीज़ है कि ऑब्वियसली कभी कभी हमें ऐसा लगता है, जैसे कि हम कॉम्प्लिकेशंस की जो बात करते हैं, तो देयर आर सिचुएशंस जहाँ एज अ डॉक्टर मुझे पता है कि ये चैलेंजिंग केस है। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि हाउ हैज़ दिस प्रोफेशन चेंज्ड यू पर्सनली? स्पाइन सर्जरी हैज़ मेड मी हम्बल, दैट इज़ वन थिंग। मतलब स्पाइन एक ऐसा वो है कि यहाँ पे ना ये आपको ज़मीन पे रखता है। स्पाइन सर्जरी पर से ये आपको ज़मीन पे रखता है। सो आई एम अ पर्सन हु बिलीव कि आप मेहनत कर सकते हो, रिज़ल्ट आपको भगवान देता है। और जिस समय किसी को भी लगता है कि वो शायद भगवान हो गया है, उसी समय भगवान बता देता है कि तू इंसान है। राइट। तो चलिए अब बात करते हैं आज के टाइम की। स्पाइन में पहले भी बहुत दिक्कतें आती थी, लेकिन आजकल यंग प्रोफेशनल्स में या यंगस्टर्स में बहुत ही दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। ऐसा क्यों है? So the main cause is obviously our lifestyle. We are more and more into laptops, mobile phones. गर्दन झुका के काम करते हैं, बैठे रहते हैं। So it is an interesting fact कि जब हम चलते हैं और लेटते हैं तब हमारी कमर में जो प्रेशर पड़ते हैं वो कम पड़ते हैं। जब हम बैठे रहते हैं तो हमारी कमर पे 7 गुना प्रेशर पड़ता है खड़े रहने से। तो इसलिए जब हम बैठे हुए हैं, दैट इज़ द टाइम कि जब सबसे ज़्यादा प्रेशर्स हैं कमर में और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 45 मिनट एक एज के बाद, 30-35 ईयर्स के बाद आपकी जो डिस्क है उसको 45 मिनट्स के बाद जो ब्लड सप्लाई मिलनी है वो आपकी मूवमेंट से मिलनी है। सो इफ़ यू आर कंटिन्यूसली सिटिंग इन वन पोस्चर, जो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, एंड नॉट मूविंग, नॉट टेकिंग अ ब्रेक, मे बी जस्ट अ स्मॉल ब्रेक, जस्ट मूव योर सेल्फ, उतना भी आपके डिस्क के लिए अच्छा रहेगा। तो वो नहीं मिल पाता बहुत सारे लोगों को। वो कंटिन्यूसली ट्रैवल करते हैं, ड्राइव करते हैं, रुकते नहीं हैं, उससे बैक में एक्सरसाइज नहीं करते। ओबेसिटी इज़ अ बिग प्रॉब्लम। सो हमारे आज की जनरेशन में मोटापा बढ़ता जा रहा है। मोटापे बढ़ने से आपकी कोर मसल्स वीक हो जाती हैं। कोर मसल्स, आगे कोर मसल्स है, पीछे इरेक्टर स्पाइन है और बैक मसल्स है। ये मसल्स उसको बीच में पकड़ के रखती हैं स्पाइन को। तो अगर आपकी कोर और बैक की मसल्स कमज़ोर हुई तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए पोस्चर का, मसल स्ट्रेंथनिंग का, हेल्दी लिविंग एंड ओबेसिटी ना होने का, हेल्दी वेट मेंटेन करने का बहुत बड़ा रोल है। और ये जो हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, गर्दन झुका के घंटों काम करते हैं, सर्वाइकल, एक्चुअली इट्स अ डस्टबिन डायग्नोसिस। सर्वाइकल इट्स वेरी कॉमन। सब मेरे पास मरीज़ आके बोलता है सर मुझे सर्वाइकल हो गया। मैं उसको बोलता हूँ भाई सर्वाइकल तो तेरे पास भी है, मेरे पास भी है, तुझे सर्वाइकल थोड़ी हो गया है। सर्वाइकल का जो डायग्नोसिस है वो सर्वाइकल, हम कहते हैं सर्वाइकल PIVD, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोमाइलोपैथी, सर्वाइकल माइलोपैथी, सर्वाइकल स्टेनोसिस, मतलब ये एक मेडिकल टर्म है। स्पॉन्डिलाइटिस इज जस्ट एजिंग ऑफ स्पाइन। सो द कॉमन इवन डॉक्टर्स यूज दिस टर्म, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है आपको, दैट इज नथिंग। So your spine and my spine is going to age with, just like our hairs are going to get white and the normal aging process. Spondylitis is bone formation, हड्डी का बढ़ना। हड्डी का बढ़ना एक नॉर्मल प्रोसेस है जो गर्दन में भी होगा, कमर में भी होगा। उससे दर्द नहीं होता, दर्द के कुछ और कारण होते हैं, जनरली मस्कुलर होते हैं। बट अगर कुछ प्रॉब्लम्स परसिस्ट करती है तो वो उसको हम देखते हैं। बट generally, in general, if you maintain a good weight, if you maintain good exercise regime, and if you are watching something, then try to watch it with a straight neck. आप सीधा देखिए, कमर सीधी रखिए, सीधे बैठिए, मूव करिए 45 मिनट्स में, उससे आपका स्पाइन हेल्दी रहेगा एंड यू कैन प्रिवेंट मेजर डिजीजेस। हर 45 मिनट बाद उठ के चलना ज़रूरी है। चलिए नहीं तो घूम लीजिए। राइट। तो मैं यही जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला कि मसल पेन होता है,
तो हम ये कैसे समझें, मतलब हाउ शुड आई डिफरेंशिएट, अगर मेरे को बैक पेन हो रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल मसल पेन है या इट इज़ समथिंग सीरियस? So it's a good question. So in my OPD, 90% of patients are having back pain, जो कि किसी को कुछ नहीं करना. So generally मस्कुलर होता है. मस्कुलर में क्या है, लोकलाइज नहीं होता पेन, मतलब कोई एक स्पॉट नहीं होगा बैक में जहाँ पे दबाने पे दर्द है. अगर किसी एक स्पॉट पे बैक में दबाने पे दर्द है तो वो एक अलार्मिंग साइन है कि शायद इस एरिया में कुछ डिस्टर्बेंस है. जनरली आप पूछोगे ना बैक पेन वालों को और बोलोगे कि वो मसाज करते तो उनको अच्छा लगता है. तो इफ़ यू आर हैविंग सम डिजीज़ लाइक इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन विच इज़ क्वाइट कॉमन इन आवर एरिया, इंडिया में काफ़ी कॉमन है. तो ट्यूबरक्लोसिस और इन्फेक्शन है, ट्यूमर है, दीज आर ब्रॉड थिंग्स दैट कैन बी देयर. तो उनमें ना टेंडरनेस बोलते हैं हम, दबाने पे दर्द, दबाने पे लोकल एरिया में दर्द होता है. तो अगर किसी को परसिस्टेंटली दर्द हो रहा है तो दैट इज़ अस वन साइन की जो बता सकता है कि शायद इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है. इसके अलावा अगर बहुत लंबा चल रहा है दर्द, महीनों चल रहा है, तो उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए. क्योंकि कई बार प्रॉब्लम्स निकल जाती हैं, वो टेंडरनेस तक नहीं पहुंचता, पहले ही दर्द हो रहा होता है. मस्कुलर पेन्स जनरली डिफ्यूज़ होते हैं, पेशेंट्स को डिफ्यूज़ एरिया में रहते हैं, लोकलाइज टेंडरनेस नहीं रहता, एंड दे गेट बेटर विद स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइजेज. एक और बहुत बड़ा जो बैक पेन का कारण है, नेक पेन का कारण है, जो मैं अपने ओपीडी में देख रहा हूँ और जो बढ़ता जा रहा है और जो शायद इग्नोर हो रहा है, जनरल पब्लिक, इवन डॉक्टर्स इग्नोर इट, इज़ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस. इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस से मेरा मतलब है गठिया बाई. तो हम गठिया बाई से समझते हैं कि जोड़ों के दर्द में घुटने और हाथों के दर्द और कंधे के दर्द, इनको पब्लिक समझती है कि ये गठिया बाई है. लेकिन ये दर्दों के साथ कई बार गर्दन में और कमर में भी दर्द होता है, क्योंकि हमारी स्पाइन में ऊपर से लेकर नीचे तक जॉइंट्स हैं. देयर आर सो मैनी जॉइंट्स तो वो सारे जॉइंट्स में अगर किसी को गठिया बाई की प्रॉब्लम है तो उसको स्पाइन के जॉइंट्स में भी इन्वॉल्वमेंट होने से जॉइंट पेन्स होता है. उसके लिए एक बहुत सिंपल हिस्ट्री जो हम पूछते हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस. पेशेंट को सुबह उठ के आधा घंटा स्टिफ फील होता है, बैक स्टिफ फील होती है. तो दैट इज़ वन पेशेंट जिसको गठिया बाई के बारे में दिखाना चाहिए या इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. एंड मेरे पास, जैसे मैंने बोला, बहुत मरीज़ आते हैं जिनको कोई गठिया बाई की समस्या होती है, मस्कुलर प्रॉब्लम होती है, एंड वी जस्ट टेल देम एक्सरसाइजेज, फिजियो, मेडिसिन, एंड दे आर गुड. तो आप जनरली, जैसे आप कह रहे हैं कि आप इतनी सारी आपने डिस्कस की बीमारियां, उन्हें आप मेडिसिन से और एक्सरसाइज से ठीक करते, तो आप सर्जरी किस केस में रेकमेंड करते हैं? सो स्पाइन की सर्जिकल पेशेंट की अगर हम बात करें, जो हम दूसरे डॉक्टर्स को भी समझाते हैं, कलीग्स को समझाते हैं, तो जो सबसे स्पाइन में क्या है, नसें जा रही हैं. स्पाइनल कॉर्ड इज़ नसों का प्रोटेक्टिव कवरिंग है. नसें हमारी गर्दन में जो नसें होती हैं, गर्दन की नसें हमारी हाथ में आती हैं, हमारी लोअर बैक की नसें हमारी पैरों में जा रही हैं. तो जब नस दबती है तो नस वो सिम्टम करती है. सिम्टम कैसे करेगी? अगर गर्दन में नस दबी होगी तो हाथों में दर्द जाएगा, पूरा रेडिएट करता है. सो इट इज़ अ मैथमेटिकल थिंग. हम लोग कहते हैं डर्मेटोमल पैटर्न होता है कि C5 यहाँ है, C6 यहाँ है, C7 यहाँ है. तो लेवल्स होते हैं स्पाइन के. तो नर्व्स हैं, C5 नर्व यहाँ सप्लाई करती है, C6 यहाँ सप्लाई करती है. तो गर्दन से जहाँ पे जो नस दब रही है वहाँ जा रहा होता है. तो यू कैन जस्ट टेल, मतलब वो पेशेंट को गर्दन से दर्द हो रहा है, वो असहनीय दर्द है, पेशेंट को कमज़ोरी शुरू हो जाती है, नमनेस फील होती है. सिमिलरली बैक से पैरों में दर्द जाता है और वो पूरे पैर में दर्द जाता है. वो ऐसा नहीं होता कि पेशेंट को घुटने में दर्द हो रहा है, नीचे एंकल में दर्द हो रहा है और पीछे बटक्स में दर्द हो रहा है. दैट इज़ नॉट रेडिएटिंग. पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जा रहा होता है. जनरली इट इज़ रेडिएटिंग बियॉन्ड द नी जॉइंट. सो दोज आर द पेशेंट जिनको ज़्यादा नी नर्व्स दबने की प्रॉब्लम है और उनको कोई कमज़ोरी आ रही है, पैरों में नमनेस आ रही है. फिर एक चीज़ है न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन, हम बोलते हैं. न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम थोड़ा चलते हैं, हमें बैठना पड़ता है. तो स्पाइन का जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो एल्डरलीज में है, जिसको हम लंबर कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं. लंबर कैनाल स्टेनोसिस का मतलब कि कमर में जो स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा था, हड्डी बढ़ रही थी, अब उसने नस को ही दबा दिया, रास्ता कम हो गया. तो रास्ता कम होता जाता है तो मरीज़ का चलना धीरे धीरे कम होता जाता है. सो पहले जो बूढ़े लोग होते थे उनके लिए जब वो चलना कम करते थे तो इलाज नहीं होते थे. आज की डेट में किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम सबको चला देते हैं. तो जैसे आप अभी इलाज की बात बता रहे थे, तो ये मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी हम आजकल बहुत सुन रहे हैं,
तो ये क्या है अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ सिंपल शब्दों में? और एक और चीज़ कि ये ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी से किस तरह से डिफरेंट है? मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी एक्चुअली माय नीश, और ये बहुत कमाल की चीज़ है। इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है स्पाइन के ट्रीटमेंट को। तो होता क्या है, पहले जब हम स्पाइन सर्जरी करते थे तो हम एक सेंटर में इंसिजन देते थे, सारी मसल्स को काटते थे, सेपरेट मतलब एलिवेट करते थे रैदर, जो काट के या बर करके कॉटरी करके उसको हटाते हैं, अभी भी करते हैं ओपन सर्जरी में ये काम, और उसको फिर रिट्रैक्टर्स लगा के फिर सर्जरी शुरू होती थी। मतलब मसल्स को साइड में करके, स्किन को साइड में करके, फिर जब अब स्पाइन एक्सपोज हो गया तो अब उसको सर्जरी करते हैं। तो बहुत कुछ काट देते थे मसल्स, लिगामेंट्स, जो की ज़रूरत पड़ती थी। अब मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी में क्या होता है कि हम जिस एरिया में बीमारी है ना, उसी एरिया को एड्रेस करते हैं। हम ना साइड, आगे पीछे, ऊपर नीचे की मसल्स नहीं काटते, कोलैटरल डैमेजेस नहीं होते। तो हमें जैसे हड्डी बढ़ गई है, हड्डी बढ़ गई या डिस्क की प्रॉब्लम है, डिस्क स्लिप हो गई है, तो हमें डिस्क स्लिप हो गई है तो स्लिप डिस्क निकालनी है, हमें ऊपर नीचे की हड्डियाँ नहीं काटनी, हमें लिगामेंट्स नहीं काटने। तो पहले उस डिस्क तक पहुँचने के लिए हम बहुत कुछ काट देते थे, उसको ओपन सर्जरी बोलते हैं। अभी क्या है, एंडोस्कोपी के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा हम बहुत ही छोटे इंसिजन्स के साथ डायरेक्टली उस डिस्क पे जाते हैं, उसको निकाल देते हैं एंड सर्जरी ख़त्म हो जाती है। सेफ्टी बढ़ गई है, फिर ब्लड लॉस नहीं होता पेशेंट को, पेन नहीं होता पेशेंट को सर्जरी के बाद, ना के बराबर पेन होता है, कम पेन होता है, पेशेंट का डिस्चार्ज जल्दी होता है, उसके पैसे बचते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ओके, तो मतलब पेशेंट की रिकवरी भी जल्दी होती है, बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट होती है। तो क्या ये जो मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी है, ये सभी के लिए सूटेबल है या कुछ पर्टिकुलर उनको ही आप रेकमेंड करते हैं? ये सभी के लिए सूटेबल होता है। बीमारी को ज़रूर हम देखते हैं, कुछ चीज़ों में हम कई बार एड्रेस नहीं कर पाते, और इसमें भी मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी में भी बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। जैसे कन्वेंशनल स्पाइन सर्जरीज जो हम करते थे, सारी पीछे से करते हैं। पोस्टीरियर सर्जरीज लाइक स्पाइन पीछे से हम ऑपरेट करते हैं, बैक से, बैक है, बैक से ऑपरेट करते हैं। बट वी आर इन टुडेज एरा, हम बहुत सारी सर्जरीज एंटीरियर भी करते हैं, हम साइड से जाते हैं, एब्डोमेन खोलते हैं, एब्डोमेन से जाते हैं, एंटीरियर स्पाइन सर्जरीज विच आर वेरी वेरी मिनिमली इन्वेजिव एक्चुअली। वाई? बिकॉज नेचुरल प्लेन है, सीधा जाओ, डिस्क निकालो, केज डालो या जो भी स्पेसर होता है वो डालो, एंड दी सर्जरी इज़ फिनिश्ड। सो उसमें क्या होता है कि बेसिकली उसका जो मैकेनिज्म है वो इनडायरेक्ट डीकम्प्रेशन पे वर्क करता है। सो बेसिकली स्पाइन में प्रॉब्लम क्या होती है कि नस दब जाती है। अभी नस को फ्री करना है, नस को फ्री करने का एक तरीका है, नस पे जाओ, उसको काटो, उसके आसपास के एरिया को फ्री कर दो, नस को ऊपर से नीचे हड्डी काट के फ्री कर दो, जो हम कन्वेंशनल पोस्टीरियर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में भी वही करते हैं। तो पहले तो मसल डिसेक्ट करते थे, उससे हम ट्यूब्स में आ गए, एंडोस्कोप में आ गए, अब हम उसी एरिया में जाके उतना ही काटते हैं। लेकिन अगर हमें उसको नहीं भी काटना है तो भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। वो क्या ऑप्शंस है? एंटीरियर स्पाइन सर्जरी। उसमें हम क्या करते हैं, हम जाते हैं लैटरल सर्जरी, एंटीरियर जाते हैं, हम डिस्क निकालते हैं एंड केजेस आते हैं। केजेस इज़ अ स्पेसर, डिस्क की जगह लेने वाला स्पेसर। तो क्या हो रहा है, जब हमारी एजिंग से क्या होता है, बेसिकली स्पाइन में जनरली जो पेशेंट्स, जो मोस्ट कॉमन पेशेंट, जैसे मैंने लंबर कैनाल स्टेनोसिस बोला, वो एजिंग की प्रॉब्लम होती है। तो उसमें क्या होता है, डिस्क जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, डिस्क जो है अपनी हाइट छोटी करती जाती है, डिस्क की हाइट छोटी होती जाती है। जब डिस्क की हाइट छोटी होती है तो पीछे नस का रास्ता छोटा हो जाता है और हड्डी बढ़ रही होती है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से जो है नस दब जाती है और दर्द शुरू हो जाता है। तो एंटीरियर सर्जरी में, एंटीरियर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में हम जब केज डालते हैं, वो जैक, एक गाड़ी में जैसे जैक होता है वो जैक लगा देते हैं। मतलब आप रिवर्स एजिंग भी कर रहे हैं? रिवर्स एजिंग एक तरह से। तो ये कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जो है वो ऑप्शन होता है? जैसा मैंने कहा, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी ऑलमोस्ट सभी जगह करते हैं हम यूज़ आज की डेट में। डिफॉर्मिटी, स्कोलियोसिस एंड बिग काइफोटिक डिफॉर्मिटी, जहाँ बहुत सारी हड्डी काटनी है, हमें बहुत कुछ करना है, वहाँ पे शायद हम उतना नहीं कर रहे मिनिमली इन्वेजिव यूज़, अभी भी ओपन कर रहे हैं। बट इनफैक्ट इन डिफॉर्मिटी, डिजेनरेटिव या अडल्ट डिफॉर्मिटी इज़ रेवोल्यूशनाइज्ड बाय मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। पहले बूढ़े लोगों की जो डिफॉर्मिटी हम करते थे या डिजेनरेटिव स्कोलियोसिस करते थे, उसमें प्रॉब्लम ये थी, 1.5-2 लीटर ब्लड लॉस हो जाता था ओपन सर्जरी में। अब 75-80 साल के बंदे का 1.5-2 लीटर ब्लड लॉस हो जाए तो वो तो वैसे ही उसका मुश्किल हो जाता था, तो बॉडी नहीं सह पाएगी। बट अभी जो मैं जैसे आपको एंटीरियर सर्जरी बता रहा हूँ, इसमें हम इसको यूज़ करते हैं, इट इज़ ओलिफ बोलते हैं हम इसको, ओब्लिक लंबर इंटर बॉडी फ्यूजन। सो दिस हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड अडल्ट डीजन डिफॉर्मिटी। हम मिनिमली इन्वेजिव करते हैं वो सर्जरी, वो 2 लीटर ब्लड लॉस 100 ml पे आ गया। अभी हम 100 ml ब्लड लॉस में
केज डाल के पीछे से परक्यूटेनियस स्क्रू डालते हैं, आगे से केज डालते हैं, पूरी डिफॉर्मिटी करेक्ट हो जाती है एंड मैजिकल रिजल्ट्स हैं। तो जैसे आप ही खुद बता रहे थे कि एज के साथ जो है लोगों की स्पाइन जो है वो झुकने लगती है, टेढ़ी होने लगती है, उसके पीछे रीज़न क्या है? एजिंग जो है अपने आप में जो एजिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि हड्डियों का घिसाव हो रहा है, जो जोड़ है बेसिकली जॉइंट्स है ना, जॉइंट्स घिस रहे हैं, डिस्क भी नैरो हो रही है। तो डिस्क के हमारा जो नॉर्मल कर्वेचर है बॉडी का वो एस शेप है। सो हमारा लोअर बैक में जो है इट इज़ लाइक एन एस लाइक दिस। तो हमारा लोअर बैक में अंदर की तरफ को लॉर्डोसिस बोलते हैं हम उसको, थोरैसिक स्पाइन में काइफोसिस है, फिर सर्वाइकल स्पाइन में फिर लॉर्डोसिस है। तो इट इज़ अ एस शेप कर्व एंड उससे क्या हो रहा है, हमारे पेल्विस पे वज़न आ रहा है और उससे हमारा वेट बेयरिंग हो रहा है। अब एडल्ट स्पाइन में क्या होता है या जब एजिंग के साथ क्या होता है, ये जो लॉर्डोसिस है ये फ्लैट हो जाता है, डिस्क छोटी होती जाती है। पेशेंट्स को कई बार ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस, उसके साथ फिर फ्रैक्चर्स हो गए, वो फ्रैक्चर होने से हड्डी आगे से दब जाती है। तो इन सब कारणों से बेसिकली पेशेंट को हंच आगे बेंडिंग फॉरवर्ड हंच बैक जो आप देखते हो आगे कूबड़ निकल के झुक के चलते हैं, वो इसकी वजह से हो जाता है। ओके और अगर जैसे हम अभी स्पाइन डिफॉर्मिटी की बात कर रहे थे, कितना इफ़ेक्टिव है वो ये सर्जरी उसे ठीक करने में? स्पाइन डिफॉर्मिटी में अगर दो तरह की वो होती है क्लासिफिकेशंस। एक तो बच्चे वाला है स्पाइन डिफॉर्मिटी जिसको हम कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस, जिसके अंदर कोई हड्डी का डिफेक्ट हो गया, पैदाइशी ही डिफेक्ट है, हड्डी एक तरफ से बनी है एक तरफ से बनी ही नहीं, वर्टिब्रल बॉडी। तो जिस तरफ से बनी है उस तरफ से ग्रोथ होती रहेगी, जहाँ पे बनी नहीं है वहाँ ग्रोथ होगी नहीं, तो एक साइड में बेंड हो जाएगा। सो दैट इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ स्कोलियोसिस, हेमीवर्टिब्रा। फिर कॉन्जेनाइटल बार होते हैं कि वो हड्डी आपस में चिपकी पड़ी है, एक साइड से हड्डी बनी भी नहीं और चिपक भी गई, तो उससे भी ग्रोथ में, तो ये बेसिक कारण होते हैं जिसको कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस बोलते हैं। और जो कैटेगरी का स्कोलियोसिस होता है, एक होता है एडोलेसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस या जो इडियोपैथिक स्कोलियोसिस। इडियोपैथिक जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, इसका मतलब किसी को नहीं पता क्यों हुआ। व्हेन वी डॉक्टर्स यूज़ इडियोपैथिक, तो इसका मतलब है कि किसी को कुछ नहीं पता क्यों हुआ। तो स्कोलियोसिस अपने आप भी हो जाता है, डिफॉर्मिटी अपने आप भी हो जाता है, एंड इट इज़ मोर कॉमन इन गर्ल्स देन मेल्स। एडोलेसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ स्कोलियोसिस। तो डॉक्टर आपने स्कोलियोसिस की जैसे बात की थी, तो लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो स्कोलियोसिस है क्या, इसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और ये किन एज ग्रुप्स को ज़्यादा प्रभावित करता है? स्कोलियोसिस से रेदर मैं बात करूँगा डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइन की। तो डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइन दो तरह की होती है, एक हम स्कोलियोसिस बोलते हैं उसको और एक काइफोसिस बोलते हैं। स्कोलियोसिस का मतलब है कि जैसे हम सामने से किसी की बैक देख रहे हैं, फ्रंटल प्लेन बोलते हैं, हम सामने से किसी बैक को देखते हैं, तो सी या एस शेप में अगर बैक मुड़ी हो तो उसको हम स्कोलियोसिस बोलते हैं। वहीं अगर किसी को आप साइड से देखो और वो अगर आगे को पूरा झुका हो, जिसको हम कॉमन टर्म में कूबड़ कहते हैं, जैसे मंथरा को कूबड़ था, इट्स वेरी फेमस रामायण में, तो उसको काइफोसिस बोलते हैं। तो अगर हम स्कोलियोसिस की पर से बात करें तो स्कोलियोसिस कैन बी इन चिल्ड्रन, बच्चों में हो सकता है, बच्चों में अप टू 18 ईयर्स टाइप, और बड़ों में भी होता है। तो बच्चों के अगर हम स्कोलियोसिस की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्कोलियोसिस हैं, जैसे कॉन्जेनाइटल स्कोली। कॉन्जेनाइटल स्कोली में क्या है, रीढ़ की हड्डी की बनावट में प्रॉब्लम आ गई, पैदाइशी प्रॉब्लम है, आधी रीढ़ की हड्डी बनी और आधी नहीं बनी। तो जो बनने वाले एरिया है वहाँ वो ग्रो कर जाएगा, कर्व उस साइड को बन जाएगा, दूसरी साइड नहीं बनेगा। किसी को कॉन्जेनाइटल बार्स बोलते हैं, 2-3 हड्डियाँ चिपक गई, वहाँ ग्रोथ नहीं हो रही, दूसरी साइड ग्रोथ हो रही है, तो एक तरफ को भाग जाएगा। तो ये डिफरेंट कारण है कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस के। ये वाला स्कोलियोसिस बहुत जल्दी आता है, बच्चों में पैदा होते ही इसके लक्षण दिखने लगते हैं, बहुत ही छोटे बच्चों में। न्यू बॉर्न बेबी कैन ऑल्सो प्रेजेंट विथ स्कोलियोसिस। तो पेरेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करें कि उनके बच्चे में स्कोलियोसिस जो है वो डेवलप हो रहा है और कब उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो स्कोलियोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बच्चों का शोल्डर लेवल्स देखना चाहिए। बच्चों का कोई शोल्डर अगर ऊपर नीचे है तो हमें ध्यान देना है। कमर से जब हम देख रहे हैं तो हमें जैसे मिड लाइन, एक बीच में एक सेंट्रल सिंगल स्ट्रेट लाइन जाते हुए दिखता है, अगर कोई कर्व दिखता है तो वो हमें ध्यान देना। आगे झुकने से कोई हम्प निकल रहा है, जिसे हम रिब हम्प बोलते हैं, एक साइड पे रिब हम्प निकलता है, तो हमें देखना है स्कोलियोसिस। या बेंड, लोअर लंबर कर्व्स में कमर ही एक तरफ को बेंड होती है, उसको भी उस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगर आपको पता चल गया कि पेरेंट्स को पता चल गया कि यार कुछ तो दिक्कत लग रहा है, सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू गो टू अ डॉक्टर एंड गेट एन एक्सरे डन। जब हम एक्सरे देखते हैं तो पेशेंट का एक्सरे कराने के बाद हम उसका स्कोलियोसिस मेजर करते हैं।
स्कोलियोसिस को मेजर करने के लिए एंगल्स, जो एंगल होता है उसे कॉब्स एंगल बोलते हैं। इट इज़ अ मैथमेटिकल फार्मूला। हम उसको कंप्यूटर में, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि कितना कॉब्स एंगल है। अब स्कोलियोसिस का आगे का सारा ट्रीटमेंट इस कॉब्स एंगल पे डिपेंड करता है। कॉब्स एंगल अगर 25 डिग्री तक कॉब्स एंगल को हम नॉर्मल मानते हैं, 10 डिग्री से कम नॉर्मल बोलते हैं। 10 से 25 डिग्री में भी हमें कुछ करना नहीं है, बच्चे को एक्सरसाइज करने दो, खेलने दो, ये सब चीज़ें करने दो। एक्सरसाइज के प्लस माइनस बोलते हैं कि स्लो करता है प्रोग्रेशन। सो डूइंग एन एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी इज़ गुड। इट इज़ नॉट, एटलीस्ट इट इज़ नॉट हार्मिंग। मसल स्ट्रेंथन कर रहा है तो बेटर ही करेगा और प्रोग्रेस शायद रोकेगा। तो 25 डिग्री तक तो हमें यही करना है। 25 से 40 डिग्री के अंदर हम ब्रेसिंग करते हैं बच्चे की। ब्रेसिंग का मतलब होता है बेल्ट्स आती हैं जो कमर को एक तरफ से धक्का दे के सपोर्ट करती हैं। वो ब्रेस बच्चे को 18 घंटे तक दिन में आइडियली पहनना चाहिए। 24 आवर्स में से 18 आवर्स पहनना चाहिए। कपड़ों के अंदर बच्चे पहन सकते हैं उस ब्रेस को, और वो बेल्ट पहन के रहना होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे का हम ये अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे बच्चे की हाइट बढ़ रही है ये प्रोग्रेस ना करे। तो अगर वो प्रोग्रेस नहीं, मान लीजिए प्रोग्रेस करता भी है, तो एटलीस्ट वी द इंटरवेंशन विल बी एट अ लेटर स्टेज। लेटर स्टेज से होने का फ़ायदा क्या होता है कि बच्चे की हड्डियाँ बड़ी होती हैं, साइज़ बड़ा होता है, सर्जरी करना आसान होता है। तो ब्रेसिंग इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट फॉर 25 to 40 डिग्री। देखिए, हम इतने भारी भारी बैग्स हैं जो बच्चे उठाते हैं, क्या वो भी इसकी वजह हो सकते हैं? सो भारी बैग से पर से स्कोलियोसिस नहीं होता है। मसल फटीग होने से बैक पेन ज़रूर बच्चों को हो सकता है, बट इट विल नॉट कॉज स्कोलियोसिस पर से। पोस्चर से, भारी बैग उठाने से बैक पेन की प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है, लेकिन स्कोलियोसिस नहीं होता है भारी बैग उठाने से। और जैसे अभी आपने ब्रेसिंग की बात करी थी, तो उससे मेरे दिमाग में एक इमेज आई, या जिम्स में हम देखते हैं जो लोग हैं वो डेड लिफ्ट करने चलते हैं, बेल्ट लगा लेते हैं। तो क्या मतलब हाउ हार्मफुल इज़ दैट? क्या ये बेल्ट्स प्रोटेक्ट करती हैं उनकी स्पाइन को? सो ब्रेसिंग ये भी एक एक्चुअली मार्केट गिमिक है। ब्रेसिंग इतना ज़्यादा, मैं आजकल अमेज़ॉन पे देखता हूँ कि इतने सारे बेल्ट्स आपका पोस्चर ठीक कर देगा। भाई आप ब्रेस यूज़ कर रहे हो, एक चीज़ कॉन्सेप्ट है डिसयूज़ एट्रोफी ऑफ मसल्स। डिसयूज़ एट्रोफी का मतलब है कि अगर आप अपनी मांसपेशी को यूज़ नहीं करोगे तो वो पतली पड़ जाएगी। यही जिम का भी कॉन्सेप्ट है, आप मांसपेशी को यूज़ करते हो और वो हाइपरट्रॉफी होती है। तो आप जितने भी ब्रेसेस यूज़ कर रहे हैं, स्कोलियोसिस में हम डिफरेंट रीज़न से ब्रेस यूज़ करते हैं क्योंकि हम धक्का दे के रख रहे हैं, बट इन जनरल लोग मतलब एक फ़ैशन मानते हैं, बैक पेन है ब्रेस लगा लेते हैं। तो ब्रेस लगाना उनको फ़ायदा नहीं कर रहा, उनको नुकसान कर रहा है। उनका बैक पेन इज़ गोइंग टू बिकम परसिस्टेंट। आपको ब्रेस हटा के कसरत करने की ज़रूरत है। बैक पेन का अगर कोई स्ट्रक्चरल कारण है, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, कोई आपको हड्डी खिसका हुआ, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, स्पॉन्डिलोलाइसिस, जिसमें हड्डी खिसका होता है, मतलब बैक पेन बिकॉज स्पाइन स्टेबल नहीं है। इन लेमैन में समझाऊँ तो स्टेबल ही नहीं है, रीढ़ की हड्डी स्टेबल नहीं है, खिसक रही है। अब वो इन्फेक्शन की वजह से खिसक रही है, हड्डी में कोई पीछे से डिफेक्ट है उसकी वजह से खिसक रही है, कोई कैंसर की वजह से खिसक रही है, लेकिन हड्डी स्टेबल नहीं है, फ्रैक्चर की वजह से खिसक रही है। तो वहाँ पे अगर खिसक रही है तो वो दर्द करेगा, वो दर्द कभी नहीं जाने वाला बिना सर्जरी के। जैसे सर्जरी की हम बात कर रहे थे, तो क्या कोई लाइफ लॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस होते हैं सर्जरी के बाद जो पेशेंट को बोले जाते हैं? 3 months सो इन यूजुअल स्पाइन सर्जरी। सो स्पाइन सर्जरी में मोटा मोटी जो अगर एक डिस्क कॉमन सर्जरी है जिसका थोड़ा सा पोस्ट ऑप प्रोटोकॉल अलग है। डिस्क में तो हम 2 हफ्ते, मतलब पेशेंट नेक्स्ट डे से चलता है। इट्स अ सर्जरी डे केयर प्रोसीजर। सर्जरी होती है, मरीज़ अगले दिन नॉर्मल हो जाता है, बहुत पेन में आता है, मैजिकली पेन चला जाता है, अगले दिन जाता है और उसको हम बोलते हैं तुम काम पे जाओ। 2 हफ्ते के बाद हम एक्सरसाइज बताते हैं, 1 महीने का फॉरवर्ड बेंडिंग और लिफ्टिंग वेट अवॉइड करना होता है, उसके बाद जो मर्जी करो। अच्छा, तो रिकवरी जल्दी ही हो जाती है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन 3 महीने डॉक्टर के पास टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। लोग वही डिले करते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर होता है आउटकम पर? एज वी स्टार्टेड, स्पाइन इज़ परमानेंट। स्पाइन में आपको डेफिसिट हो गया तो वो परमानेंट है। अगर आपकी नस ख़राब हो गई तो आपको मैं कभी ये नहीं बोल पाऊँगा कि मैं सर्जरी करूँगा आप ठीक ही हो जाओगे। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्पाइन सर्जरी की। मतलब कि अगर आपका ये हाथ काम नहीं कर रहा, योर शोल्डर इज़ नॉट वर्किंग आपकी डिस्क की वजह से, हाँ बेटर हो जाएगा, ठीक भी हो जाता है, 90% में ठीक हो जाता है, लेकिन गारंटी नहीं है कि ठीक होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए स्पाइन के अंदर टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्कोलियोसिस डिफॉर्मिटी में भी हमने यही बात करी। नसें अगर ख़राब हो रही हैं तो लेके मत बैठे रहो। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोमाइलोपैथी होती है एक बीमारी, अडल्ट्स में होती है।
ये पेशेंट क्या होता है, पहले क्लमजीनेस ऑफ गेट के साथ प्रेजेंट करते हैं, मतलब चलने में उनको जकड़न लगती है, शरीर जकड़ जाता है, चलने में वो जकड़े से, दैट इज स्टेज 1। फिर वो उनका जो अपने आप नॉर्मल चलना है, सपोर्ट चप्पलें छूट रही होती हैं, फिर वो वॉकर से चलना शुरू करते हैं, दैट इज स्टेज 2। फिर वो वॉकर से बिस्तर पे आ जाते हैं, दैट इज स्टेज 3। तो पेशेंट को सालों मिलते हैं, सालों। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ये बहुत जल्दी नहीं हो रहा, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, सालों निगलेक्ट होता है वो। सो बेसिकली यू कैन ओनली डू योर पार्ट, और Yes. आप उन्हें गाइड कर सकते हैं, लेकिन रिकवरी जो है वो पूरी इट्स इन द गॉड्स हैंड्स। ऑलराइट, तो अगर मैं अपने डेली लाइफस्टाइल की बात करूं तो कौन सी ऐसी वजह है जो हमारी स्पाइन को कमज़ोर बना देती हैं, क्या वजह हैं वो? और अगर आप एडवाइस करना चाहें हमारे जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, उन्हें अपनी स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए उन्हें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है एक्सरसाइजेस का, मेरे नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उसमें हमने 4-5 और भी ऑर्थोपेडिक्स की जनरल एक्सरसाइजेस बताई हैं, बट वी टीच अराउंड 4 एक्सरसाइजेस, जिसमें एक भुजंग आसन है, एक ब्रिज है, कोर के लिए साइकिलिंग है और स्ट्रेट लेग रेजेस। सो दीज 4 सिंपल एक्सरसाइजेस, यू डू इट डेली, और आप आधा घंटा वॉक करो दिन में, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर योर बैक। आपको नहीं होनी चाहिए कोई प्रॉब्लम, आपकी मसल्स इतनी स्ट्रेंथन रहेगी कि वो आपकी बैक को बचा के रखेगी। बाकी अनटूवर्ड्स इंसिडेंट्स तो किसी के साथ भी हो सकते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम है, डिस्क एक बहुत कॉमन चीज़ है जो अनटूवर्ड होती है। अब डिस्क क्यों होती है, वो एक एवोल्यूशनरी प्रॉब्लम है। हम लोग पहले जब हम एवोल्यूशन हुआ है हमारा 4 लेग्ड एनिमल से, 4 आगे झुके हुए थे, 4 उस पर चलते थे। अब हम सीधे खड़े हो गए। जब हम सीधे खड़े हुए हैं, हमारी कमर का जो पीछे का हिस्सा है डिस्क का, वो कमज़ोर रह गया, वो कमज़ोर छूट गया है, वो कमज़ोर है। इसकी वजह से जब उस पर प्रेशर आता है वो फट जाता है, और डिस्क एक मटेरियल होता है अंदर जो बाहर आके नस को दबा देता है। सो दैट इज़ हाउ स्लिप डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स जो हम कॉमनली कहते हैं, वो प्रॉब्लम अनटूवर्डली हो जाती है। बट अगर आप अपनी फिर भी मसल्स को स्ट्रेंथन करें तो रिस्क आर वेरी लेस। सो एक्सरसाइज डेली, वॉक करो आधा घंटा, दैट शुड बी फाइन। और अगर अब हम बात करें कॉम्प्लेक्स स्पाइन सर्जरी की, तो वो क्या है, और क्या ये जो सिवियर स्पाइन डिफॉर्मिटीज़ हैं उन्हें करेक्ट करता है? So complex spine surgery is also one of the things that is very close to my heart, because अब क्या है, सर्जरी स्पाइन ना इवॉल्व हुआ है पिछले कुछ साल, मतलब पिछले 10-15-20 साल में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। उससे पहले जब हमारे पास इनफैक्ट जैसे हम स्क्रू डालते हैं, ये अभी कुछ 25-30-50-40 साल पहले ही आया है जो पेडिकल स्क्रू कॉमनली डालते, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं स्टेबलाइज करने के लिए, या बहुत वैसी टेक्निक्स थी जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो स्पाइन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है सर्जरी की, वो जैसा मैंने आपको बताया था, वो मैं कॉम्प्लिकेशन से रिलेट करता हूँ। कि मतलब अगर मुझे मैं बोलता हूँ कि मोस्ट ऑफ दी 99% ऑफ दी स्पाइन सर्जरीज ऐसी हैं जिसमें मैं पेशेंट को बोलता हूँ, आप रोड क्रॉस करते हो ना, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप ट्रेन में जाते हो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप फ्लाइट में जाते हो एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो जो रिस्क है वो आपको उठाना पड़ेगा। आप जिंदा हो तो रिस्क उठाना है, वो रिस्क तो उठाना पड़ेगा। तो दे आर दैट सेफ। हम रोड क्रॉस करते हुए सोचते नहीं है, हम वी जस्ट क्रॉस इट। सो इट इज़ लाइक दैट, इट इज़ लाइक जस्ट क्रॉस इट, मतलब दिमाग मत लगा यार, ना तू लगा ना मैं लगाऊंगा। लेकिन देर आर सिचुएशंस जहाँ पे अब पीछे पहले सर्जरी हो रखी है, बहुत सारे मरीज़ों की सर्जरी हो गई, बॉच्ड अप हो गई, कुछ पंगा हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, इन्फेक्शन हो गया, या अच्छे से सर्जरी नहीं हुई, प्रॉब्लम हुई, या सर्जरी फेल हो गई, जहाँ पे प्रॉब्लम थी उसके ऊपर सर्जिकल प्रॉब्लम बन गई, जिसको हम रिवीजन स्पाइन सर्जरी कहते हैं। तो रिवीजन स्पाइन सर्जरी में क्या है, सारे टिश्यूज़ फाइब्रोटिक होते हैं, पीछे सब चिपका मिलता है, तो इसकी वजह से वो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बढ़ जाती है। तो जैसे आप ये रिवीजन सर्जरी की बात कर रहे थे, उसके लिए क्या स्पेशल एक्सपर्टीज चाहिए? सो रिवीजन सर्जरी आज की डेट में हम बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न एंटीरियर स्पाइन सर्जरी है। आजकल हम पीछे से जाते ही नहीं हैं, वी गो फ्रॉम एंटीरियर, जहाँ पे जा सकें, जहाँ पे भी स्ट्रक्चरली एनाटमिकली, तो वो वर्जन कॉरिडोर मिल जाता है हमें जाने, क्योंकि हम पीछे से जा ही नहीं रहे। वी आर काइंड ऑफ गेटिंग अवे फ्रॉम ऑल दी प्रॉब्लम्स दैट वर। सो दैट इज़ वाई एंटीरियर स्पाइन सर्जरी का बहुत बड़ा रोल है। ये अभी इंडिया में आ रहा है, बहुत कॉमनली नहीं हो रहा है अभी भी। इट इज स्टिल कमिंग इन एंड गेटिंग गेटिंग वार्म्ड अप हेयर। US में ऑलमोस्ट 60% ऑफ द सर्जरीज आर कन्वर्टेड टू एंटीरियर स्पाइन सर्जरीज, एंड बिकॉज दे आर मिनिमली इन्वेजिव, तो ये एकदम आइसिंग ऑन द केक है। इट रियली हेल्प्स। जो उसके टेक्निकल चैलेंजेस हैं उसको अगर एक साइड कर दिए जाए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है।
वेल विद दिस, थैंक यू सो मच डॉक्टर तोमर, हमें इतना डिटेल में स्पाइन हेल्थ से जुड़ी ये सारी जानकारी देने के लिए, इतने इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन के लिए. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो. थैंक यू मैम, प्लेजर इज़ ऑल माइन. इट वॉज ग्रेट टू बी हेयर. थैंक यू सो मच. और इसी के साथ इस पॉडकास्ट में बस इतना ही. बने रहिए हमारे साथ.